अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक और लेक्चर के साथ आए हैं और ये लेक्चर क्लास 10th के इंग्लिश का है। ये पहला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो बिना टाइम ज़ाया करके हम स्टार्ट करते हैं और मैं पूरी स्लाइड को दिखाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो मैं अपना बंद करूंगा ताकि हम चीज़ों को अच्छे से माइन्यूटली हम जो है पढ़ सकें। आप भी गौर से जो है इस लेक्चर को सुनिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो आप टाइटल जो आप देख रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये टाइटल जो है, ये जो चैप्टर है, ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने लिखा है। ये टाइटल जो है ये अपने ही आप में ना बहुत मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो बहुत मिस्टीरियस है या होती है, जो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलती, जिसमें सस्पेंस होता है। जैसे आप मूवीज देखते हैं, मूवीज के फुल मूवी, चाहे वो 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे की फुल मूवी में ना सस्पेंस होता है कि आगे क्या होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी इस जो है इस चैप्टर में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान और फीट का मतलब होता है पांव। अब आपको समझ आया ही होगा। सो लिटरली इसका मतलब है पैरों के निशान मगर पांव नहीं, या आप खुद भी समझ सकते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान है मगर पांव है ही नहीं। तो दिस इज सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस जो है चीज हमारे सामने पेश हो रही है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सोचिए, नॉर्मली जब भी हम जमीन पर फुटप्रिंट्स देखते हैं हमें यकीन होता है कि कोई इंसान वहां से गुजरा होगा। ये हम सबको पता है, क्योंकि ये जो फुटप्रिंट्स है ये इंप्रेशंस छोड़ते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फुटप्रिंट्स हो और इंसान नजर ना आए तो नेचुरली हम शॉक और फियर फील करते हैं। तो वो चीज इसमें है। अगर मतलब कशर पैठवाना कश्मीरी में हम इसे कहते हैं कि अगर निशान ना हो, अगर इंसान ना हो फिर भी निशान हो, तो फिर ये तो समझो कि भूत वाली कहानी है। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और इसी क्यूरियोसिटी को हर्बर्ट जॉर्ज वेल ने स्टोरी का बेस बनाया है। इसी चीज को उसने बेस बनाया है और ही वांट्स द रीडर टू इमीडिएटली आस्क, वो रीडर को ना मजबूर करता है क्वेश्चन करने पे, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे, इज इट मैजिक और साइंस, क्या ये जादू है या ये साइंस का कोई तजुर्बा है। अब ये थोड़ा सा आगे जाके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहते हैं कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उस कहानी का जो राइटर होता है उसको पढ़ना जरूरी है। वो अंडरस्टैंड करना, उसके माइंड को अंडरस्टैंड करना वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जो है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एच.जी. वेल्स कहते हैं, was born in 1866. He lived in a time, वो उस जमाने में वो रह चुके हैं when science was developing fast. साइंस जो था वो डेवलप हो रहा था और इसने अच्छी पेस पकड़ी थी। जिस वक्त न्यू इन्वेंशंस वर चेंजिंग द वर्ल्ड, नई नई इजादात जो है वो दुनिया को बदल रही थी और लोग ना एक्साइटेड थे इन सब चीजों को देख के। कहीं ना कहीं वो इस साइंस को पढ़ के देख के वो कहीं ना कहीं डर भी रहे थे। अब एच.जी. वेल्स स्ट्रांगली बिलीव दैट साइंस इज पावरफुल। वो कहता था कि साइंस जो है ये एक पावरफुल चीज है। बट एक लाइन में यहाँ पे आपको डिक्टेट करना चाहता हूँ, स्पेल आउट करना चाहता हूँ। अब उसने कहा कि साइंस पावरफुल है, लेकिन बट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। अगर हमारे पास पावर है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो पावर जो है वो डेंजरस बन जाता है। इसीलिए उनकी कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती बल्कि वार्निंग्स होती है। एच.जी. वेल्स ने खामखा ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, उसमें वार्निंग, एंटरटेनमेंट भी है कहीं ना कहीं, लेकिन वार्निंग्स भी बताई जाती है। और एच.जी. वेल्स को माना जाता है द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन का जो फादर है, क्योंकि ये एक प्रोलिफिक राइटर थे, अलग अलग जॉनर्स में इन्होंने जो है बुक्स लिखी है। इनको जो है फादर ऑफ साइंस फिक्शन माना जाता है। अब साइंस फिक्शन यहाँ पे आप सवाल करेंगे कि साइंस फिक्शन किसे कहते हैं।
अब साइंस फिक्शन हम कहते हैं कहानियां जो साइंस पर बेस्ड होती है लेकिन इमेजिनेशन के साथ, यानी जो कहानियां जिसमें साइंस हो लेकिन वो साइंस इमेजिनेशन के साथ हो। सो इट मीन्स दैट कि साइंस फिक्शन, अगर साइंस फिक्शन में कोई चीज लिखी गई हो या दिखाई गई हो तो आप समझे कि वो इमेजिनरी है, वो इमेजिनेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने द टाइम मशीन यानी वक्त का सफर वो किताब लिखी, इन्होंने द इनविजिबल मैन जो है वो किताब लिखी, इन्होंने एक और बुक उनकी थी द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स, एलियंस का हमला, वो इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, ये आप देख सकते हैं टाइम मशीन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये साइंस फिक्शन, तो साइंस फिक्शन में मैंने आपको बताया कि साइंस फिक्शन में क्या होता है। इन्होंने कुछ रियलिस्टिक चीजें भी लिखी है, जैसे द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली एंड न्यू वुमन एंड सफ्रेगेट्स एना वेरोनिका, ये कुछ फेमिनिज्म के बारे में है। तो अब वेल्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। अब वो एज अप्रेंटिस का काम उसने किया, बट अल्टीमेटली ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब उन्होंने ड्रेपरी में जो है ड्रेपरी एम्पोरियम में वो एज ड्रेपर वहां पे उन्होंने काम किया, तो कहीं ना कहीं उससे भी वो अपने फाइनेंस को जो है वो आगे बढ़ाते गए। अब आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक्चुअली जो है द इनविजिबल मैन का शॉर्ट वर्जन है। यानी जो एच.जी. वेल्स ने इनविजिबल मैन एक किताब लिखी थी, उस इनविजिबल मैन का एक शॉर्ट एक्सर्प्ट, यानी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट एक्सर्प्ट जो है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10th के सिलेबस में। अब इस लेसन का जो सेंट्रल थीम क्या है, ये जो कहानी है दिस इज अबाउट अ साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन होता है। ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन होता है, और ग्रिफिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है। उसका दिमाग बहुत तेज होता है लेकिन उसका दिल कमजोर होता है। अब वो क्या डिस्कवर करता है, अब वो डिस्कवर ये करता है कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, कि हम इंसान की बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाए, यानी हम इंसान की बॉडी को कैसे गायब करें। स्टूडेंट्स यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, साइंस गलत नहीं होती, साइंटिस्ट का इंटेंशन गलत होता है। अब साइंस कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन साइंस को जब हम यूज करते हैं, वो साइंटिस्ट जब साइंस को यूज करता है विद बैड इंटेंशन, गलत इरादों के साथ, तब वो साइंस जो गलत मानी जाती है। ग्रिफिन अपनी डिस्कवरी में इंसानी फायदे के लिए यूज नहीं करता बल्कि सेल्फिश और क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज करता है। अगर ग्रिफिन को यहाँ पे जो है साइंस का अपने लिए इंसान के फायदे के लिए अगर उसने यूज किया होता तो अलग बात थी, लेकिन उसने अपने क्रिमिनल पर्पस के लिए जो है साइंस का इस्तेमाल किया। सो द थीम इज साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटी। यहाँ पे जो थीम है इस लेसन का वो है साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटी और पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब बहुत जरूरी चीजें आपको पढ़नी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पहली क्वेश्चन किया गया है कि कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक इंसान इनविजिबल बन सकता है। ये कहानी जो है एक साइंटिस्ट की है, जो मैंने आपको बताया कि जो एक होमलेस वेंडर होते हैं, जिसका कोई घर बार, कोई ना उसके पास कपड़े होते हैं ना उसके पास पैसा होता है, कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने लेबोरेटरी में यानी काम कर रहा होता है। और जो कंट्री साइड है, अबाउट द कंट्री साइड, वहां पे वो घूमता रहता है, कंट्री साइड में, शहर के बाहर बाहर जो इलाके हैं। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ेंगे। ये कहानी शुरू होती है, द स्टोरी बिगिंस इन लंदन। अब ये लंदन में ये स्टोरी सेट की गई है, यानी इसका स्टेज रखा गया है लंदन में। टू बॉयज यानी दो लड़के एक दिन अचानक फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स देखते हैं। अचानक से उनको कहीं ना कहीं से फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स यानी वो फुटप्रिंट्स जो फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स उनको दिखाई, यानी मिट्टी में से चल के कुछ उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे। फ्रेश का मतलब होता है बिल्कुल नए, जिसमें अभी अभी बने हो, यानी बिल्कुल नए फुटप्रिंट्स थे, यानी ताजे आशे तिम्मन का नफर हुकमत, यानी फ्रेश थे वो। बट स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, फुटप्रिंट्स है लेकिन इंसान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि फुटप्रिंट्स है मगर इन फुटप्रिंट्स को लगाने वाला इंसान नहीं है। अब ये जो दो लड़के थे,
वो बहुत केयरफुली देख रहे हैं, वो इन फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। वो दे सी देम गोइंग डाउन द स्टेप्स, यानी वो नीचे उतर रहे थे वो फुट स्टेप्स, लेकिन इंसान नहीं था, सिर्फ फुट स्टेप्स थे, फुटप्रिंट्स थे। देन मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, और फिर आहिस्ता 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 वो सड़क की ओर, गली की ओर जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे फुटप्रिंट्स हल्के हो जाते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी के टायर में, गाड़ी का टायर पानी में चला जाए, फिर वो आगे तक जाए, वो जो गीलापन है वो थोड़ी देर तक चलेगा, उसके बाद वो फिर फेंट हो जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह ये फुटप्रिंट्स भी जो है फेंट होते गए और गायब होते गए, और आखिर में गायब ही हो गए। अब ये चीज क्या यहाँ पे इंडिकेट करती है? मिस्ट्री, यानी रहस्य, फियर, डर, क्यूरियोसिटी, यानी बेचैनी। उन दो बच्चों में बेचैनी सी पैदा हो गई कि आखिर ये माजरा क्या है। फुटप्रिंट्स तो, कोई इंसान तो, ये फुटप्रिंट्स तो चल रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा ऐसा फेंट भी हो रहे हैं, लेकिन इंसान कहाँ है? अब राइटर यहाँ से रीडर का इंटरेस्ट पकड़ लेता है। राइटर यहाँ पे रीडर की नस पकड़ लेता है कि सस्पेंस यहाँ पे दिखाता है। अब यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे। इम्प्रिंट्स जो है, इम्प्रिंट्स का मतलब हम निशान कहेंगे, इम्प्रिंट्स हम निशान कहते हैं। और यहाँ पे बीवाइल्डर्ड एक वर्ड है, हक्का बक्का रहना, यानी जब इतना कंफ्यूज्ड हो कि आपको समझ ना आए। अब डिसेंडिंग आपको पता ही होगा, डिसेंडिंग होता है नीचे की तरफ जाना, ठीक। और फेंटर होता है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना। ये जो यहां से यहां तक जो पैराग्राफ है, ये हमने थोड़ा सा आपको बताया कि जो दो बच्चे थे वो कुछ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स को देख के हैरान हो गए और वो उसको फॉलो करते रहे, और एक मिस्ट्री जो चल रही थी वो उनके दिमाग को कंफ्यूज कर रही थी, क्योस खड़ा कर रही थी कि आखिर ये इंसान कौन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब राइटर स्लोली मिस्ट्री का सोल्यूशन देता है। The boys were actually following a scientist who had discovered invisibility. अब ये जो दो लड़के थे ना, मिस्ट्री यहाँ पे खोल रहा है थोड़ा थोड़ा सा राइटर। अब ये जो दो हक्के बक्के लड़के थे, ये उस शख्स का फॉलो कर रहे थे जिसने क्या डिस्कवर की थी? इनविजिबिलिटी, यानी कैसे गायब होते हैं। और उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। कई एक्सपेरिमेंट किए, रेयर ड्रग का इस्तेमाल किया। रेयर ड्रग जिसे कहते हैं जो मतलब बहुत मुश्किल से मिले, यानी जो बहुत मुश्किल से दरियाफ्त हो या बहुत मुश्किल से वो जो है अवेलेबल हो, उसको इसने उस रेयर ड्रग का इस्तेमाल किया। अपनी बॉडी के कलर और स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया कंप्लीटली। अब रिजल्ट क्या था उसका? उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझे होंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब शीशे की तरह होना, जिसमें से रोशनी गुजर जाए। ये आपको पता ही होगा कि हमारे घरों में भी कांच होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार की रोशनी घुस जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ग्रिफिन की बॉडी सॉलिड ही रहती है। ये एक खतरनाक पॉइंट है। यहां पे सॉलिड का इस्तेमाल किया गया है, यानी ग्रिफिन की जो बॉडी है वो सॉलिड की सॉलिड रहती है। वो गायब तो हो जाती है, ट्रांसपेरेंट तो हो जाती है, लेकिन वो सॉलिड रहती है। एक कांच की एक समझो कि एक शीशे की तरह वो सॉलिड रहती है। वो हवा नहीं बन जाता। अब वो समझो कि जैसे ट्रांसपेरेंट, जैसे इनविजिबल हवा है, वो हवा की तरफ नहीं बन जाता, बल्कि उसकी बॉडी बिल्कुल सॉलिड बन जाती। वो चीजों से टकरा सकता है, इजीली टकरा सकता है, वो जमीन पर चल सकता है, निशान लग सकते हैं, और इसीलिए वो फुटप्रिंट्स बने। अब ऐसा ऐसा मिस्ट्री खुल जाती है। अब ये फुटप्रिंट्स क्यों बने? क्योंकि साइंटिस्ट की जो बॉडी थी वो इनविजिबल तो थी, लेकिन वो एज सॉलिड एज ग्लास थी। तो यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन ग्रिफिन क्या था? एक लॉलेस पर्सन था, यानी वो कानून नहीं मानता था, लॉलेस पर्सन। और साथ में वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी था। अब शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब कि उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था, और सेल्फ सेंटर्ड था, यानी मतलबी भी था। उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसे घर से निकालना चाहता था। ग्रिफिन गुस्से में आ जाता है और घर को आग लगा देता है, क्योंकि ग्रिफिन जो था एक लॉलेस पर्सन था, इमोरल पर्सन था। इसको मोरालिटी के साथ कुछ नहीं था। ये एक वो शख्स था जो बिल्कुल समझे कि एसेंट्रिक था, यानी पागल जैसा था। अब उसने इस गुस्से में जो है लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है, उसको भागना पड़ा। अब
कपड़े उतारने पड़ते हैं, ठीक है। अब ग्रिफिन ने घर को आग लगाई, अब ग्रिफिन को वहां से भाग जाना है, भागने के लिए उसको इनविजिबल होना है, इनविजिबल होने के लिए उसको कपड़े उतारने हैं, क्योंकि उसने सिर्फ बॉडी को इनविजिबल बनाया था, ना कि कपड़ों को, क्योंकि कपड़े पहनते ही वो विजिबल हो जाता था। सो ही बिकम्स इनविजिबल, होमलेस, पुअर। अब भागने के लिए उसको कपड़े निकालने पड़े, तो वो इनविजिबल भी बन गया, होमलेस, यानी उसका घर भी अब उजड़ा, वो अब एक गरीब शख्स बन गया। अब ये आयरनी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर मिलने के बाद भी वो मिजरेबल हो जाता है, यानी बेबस हो जाता है। यहाँ पे ग्रिफिन जो है, उसके पास ताकत तो है, पावर तो है उसके पास, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद भी वो बेबस बन जाता है, मिजरेबल उसकी लाइफ बन जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लंदन से भागकर ग्रिफिन जो है वो आइपिंग विलेज पहुंचता है। अब आइपिंग जो है, ये एक आइपिंग में वो एक छोटे से इन, यानी छोटे से एक घर में रहता है। वहां पे जो उसकी लैंडलॉर्ड होती है वो है मिसेस हॉल। उसका बिहेवियर किसी से बात नहीं करता था, यानी अब जो ये इसका जो ये जो ग्रिफिन था, वो जो साइंटिस्ट था, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत मतलब इधर उधर था। बट अभी जो यहां पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अब वो वहां से तो भाग गया, लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, अब वो एस्केप भी कर गया, इजीली एस्केप कर गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने बहुत ही बुरा वक्त चुना था कपड़ों के बगैर चलने का। अब ये टाइम चल रहा था मिड विंटर, और मिड विंटर में बहुत ही खतरनाक सर्दी होती है। अब इसको क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इसकी जो बॉडी है वो बहुत सॉलिड है, यानी उसको सर्दी लग सकती है। अब क्या हुआ, वो अब बिना कपड़ों के वो चलने लगा मिड विंटर लंदन में। अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं हम। वो लंदन के एक स्टोर में चला गया ताकि वो कुछ कपड़े वपड़े वहां से लेके आ जाए, और उसको जो है एक आसाइश मिले, उसकी डिफिकल्टी जो है वो खत्म हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो तो इनविजिबल था, अभी वो सीधे ही चला गया वॉर्मथ के लिए लंदन के स्टोर में। अब वो वेट कर रहा था कि क्लोजिंग टाइम कब आएगा, यानी दुकान कब बंद होगा। अब जैसे ही वो दरवाजे बंद हुए, तो ग्रिफिन ही वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। अब वो कपड़े पहनने लगा, वो अब खुद को फीड करने लगा विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। को टेंशन ही नहीं थी कि मुझे पैसे देने हैं। अब उसने रैपर्स जो है वो काटे, उनमें से कपड़े निकाले, वो अपने अंदर फिट किए, ओवरकोट एक लगाया, एक वाइड ब्रिम्ड हैट लगाई, एक जिसके जो एज है वो ब्रिम्ड होते हैं, वो एक हैट लगाई, और अब ये कपड़े लगा के एक फुली विजिबल पर्सन बन गया। ओके, अब वो इस इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब ये जो स्टोर था, इस रेस्टोरेंट के किचन में जब वो चला गया, वहां पे उसको कोल्ड मीट और कॉफी मिल जाती है। एंड उस मील के बाद वो कुछ स्वीट्स यूज करता है, वाइन यूज करता है, और ग्रोसरी स्टोर से ये सब चीजें हासिल करता है। अब उसके बाद वो पाइल ऑफ क्विल्स, यानी बिस्तर के एक ढेर पे वहां पे सो जाता है। यहां पे कहता है कि अगर वक्त आने पे ग्रिफिन जाग जाता सुबह, तो शायद वो जो है वहां से अच्छे से भाग पाता, क्योंकि अब जो है एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल, अब ये तब तक नहीं जागा था जब तक असिस्टेंट आ गए दूसरी मॉर्निंग। अब जब उसने देखा कि कुछ उसकी तरफ आ रहे थे, दे वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम, अब वो पैनिक हो गए, वो डर गए। एंड वो जो ग्रिफिन जो था वो पैनिक हो गया, वो डर गया और वहां से भागने लगा। अब ये जो असिस्टेंट से वो कुदरती तौर उसके पीछे भागने लगे, दे बिगन टू चेज हिम, और आखिरकार वो एक के बाद एक कपड़े निकालता गया और इनविजिबल होता गया। और उसके बाद एक बार फिर से वो जनवरी के चिल एयर में वो फिर से कपड़ों के बगैर बेबस एक होमलेस वंडर बन गया। अब उसने डिसाइड किया कि मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाऊंगा, इस होप से कि वहां पे कुछ क्लॉथ्स मिले, ठीक है,
और ताकि वो अपनी जो एम्प्टी स्पेस है, से फॉर एग्जांपल वो कपड़े तो लगाता था फुल बॉडी में, शर्ट पैंट एंड ऑल दैट, लेकिन उसका जो चेहरा था वो फिर भी इनविजिबल रहता था क्योंकि उस पे कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगता था। अब ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। अब वो ड्रूरी लेन चला गया, जो थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर था। अब आखिरकार उसने वहां पे एक सुटेबल शॉप पाई। अच्छा, उसके बाद वो इनविजिबल था, वो ऊपर चढ़ा और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहां से कपड़े पहन के निकला और उसके चेहरे पे बैंडेज लगे थे, फोरहेड पे बैंडेज लगे थे, उसके डार्क ग्लासेस थे, उसने एक फॉल्स नोज यानी एक फेक नोज लगाई थी जोकर की तरह, और कुछ साइड विस्कर्स लगाए थे यानी जो मूछे थी वो लगाई थी, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट उसने लगाई। अब ये इसलिए उसने लगाई ताकि वो विजिबल हो जाए। अब उसको वहां से भागना था। अब वो अब दो तीन जगह भागा लेकिन वो इनविजिबल होके भागा, लेकिन यहाँ पे उसको कपड़े पहन के भागना था क्योंकि सर्दी थी। अब उसने क्या किया काम, उसने उसने कैलियसली जो है शॉपकीपर को बेरहमी से, कैलियसली होता है बेरहमी से, पीछे से अटैक किया, और अटैक करने के बाद वो वहां से उनको रॉब करता है। रॉब मतलब उनको लूटता है जो भी उनके पास पैसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब वो अब जो ये जो क्या कहते हैं इसको, ग्रिफिन, अब वो क्राउडेड लंदन से ना भागना चाहता था, बट उसने क्या किया काम, अब उसके चेहरे पे बैंडेज है, कुछ विस्कर्स लगे हुई है, वैट है, सॉरी हैट है, और उसके बाद अब वो ही वॉज वेरी ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन। अब उसने विलेज आइपिंग की और ना एक ट्रेन बुक की, और जहां पे उसने उसके होटल में यानी वहां का जो लोकल इन यानी लोकल होटल है उसमें 2 रूम्स उसने बुक किए। अब ये एक स्ट्रेंजर था, इस होटल में एक स्ट्रेंजर का अराइवल हुआ था, वो भी विंटर में, और ये एक अनयूजुअल सा इवेंट था। ये जो स्ट्रेंजर था, आ, इसकी जो अपीयरेंस थी यानी इसका जो बाहरी यानी फिजिकल अपीयरेंस जो था वो अनकॉमन था, वो एक नॉर्मल शख्स की तरह नहीं था। और इसके अपीयरेंस यानी जो ये अनकॉमन अपीयरेंस से हर एक जो है दे सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तुम लोग ना हाय हाय, वो हाय हाय करने लगे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, शी मेड एवरी एफर्ट, उसने हर एक कोशिश की कि मैं इस स्ट्रेंजर के साथ फ्रेंडली बिहेव करूं, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन में कोई दिलचस्पी नहीं थी बात करने की। अब ग्रिफिन उसे हमेशा बोलता था कि यहाँ पे आइपिंग में मेरा आने का मकसद ये है कि मुझे तन्हाई चाहिए, तन्हाई मतलब मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। ये ग्रिफिन कहता है मिसेस हॉल से। बिसाइड्स वो कहता है कि इसके अलावा मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो चेहरा है वो पूरा खराब हो चुका है। अब हम सबको पता है कि चेहरा उसने क्यों छुपाया, क्योंकि वो चाहता था कि जो है मेरा जो इनविजिबल वाला पार्ट है ये भी जो है विजिबल हो जाए। अब सेटिस्फाइड मिसेस हॉल जो थी वो इस एसेंट्रिक साइंटिस्ट से अब वो सेटिस्फाइड थी, यानी इस पागल साइंटिस्ट से वो अब सेटिस्फाइड थी। उसको लगा कि अब मैं इस साइंटिस्ट को नहीं निकाल सकती क्योंकि मैंने इसकी एडवांस जो है पेमेंट जो है इसकी एडवांस में ली है। अब वो इसका जो इरिटेबल टेम्पर था, अब वो आदत होने लगी मिसेस हॉल को। लेकिन अफसोस की बात है, जो ग्रिफिन ने जो पैसे चुरा के लिए थे वो ज्यादा देर तक नहीं टिके। अब क्यों नहीं टिके, क्योंकि चोरी के पैसे थे एंड उसको अब रेंट भी देना था। लेकिन ग्रिफिन जो है उसको अब यहाँ पे कन्फेस करना पड़ा, उसको एडमिट करना पड़ा कि उसके पास अब कोई कैश मौजूद नहीं है। अब उसने दिखावा किया, ही प्रिटेंड होता है दिखावा करना। दिखावा क्या किया उसने, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उसने मिसेस हॉल से कहा कि अब मेरे पास एक चेक आने वाली है जल्दी, चेक आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक क्यूरियस सा एपिसोड ऑकर हो जाता है, एक अजीब गरीब एक चीज हो जाती है। सुबह सवेरे कैलर्जी मैन जो था और उसकी वाइफ वो जाग गए, उनको स्टडी रूम में कुछ नॉइज सुनने को मिला। अब वो आहिस्ता आहिस्ता देवर क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो रेंगते हुए नीचे आ गए और उन्होंने क्या सुना, कैलर्जी मैन का जो डेस्क है उसके स्टडी रूम में, वहां पे उन्होंने कुछ
चिंक ऑफ मनी, यानी पैसों की कुछ कॉइन्स की कुछ आवाजें सुनी। अब विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद ए पोकर ग्रास्प्ड, अब बिना आवाज निकाले, अब कलर्जी मैन के हाथ में एक पोकर था, एक समझो कि एक लोहे की रॉड थी। अब द क्लर्जी मैन जो फ्लंग ओपन द डोर, इसने हाथ में जो इसके हाथ में जो वो लोहे की रॉड थी, इसने वो हाथ में ग्रैस्प करके जबरदस्ती पकड़ी थी और इसने फट से दरवाजा खोला, सरेंडर। और इसने कहा सरेंडर, उसको लगा कि वहां पे अंदर शायद कोई है, वो सरेंडर करेगा। देन टू हिज अमेजमेंट, अब वो हैरान रह गया, अंदर कोई नहीं था। और उसकी बीवी और वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। वो पर्दों के पीछे ढूंढने लगे, डेस्क में ढूंढने लगे, इवन की चिमनी में भी वो ढूंढने लगे, लेकिन वहां पे किसी का भी कोई निशान मौजूद नहीं था। अब उन्होंने जब देखा कि डेस्क में जो हाउस कीपिंग मनी था, यानी जो मकान के लिए जो पैसे रखे थे, वो मिसिंग थे। अब यहाँ पे मिसेस हॉल यहाँ पे कहती है, या कलर्जी मैन यहाँ पे कहती है कि इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, यानी बड़ी, यानी ये तो मतलब हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर नहीं था जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ दैट मॉर्निंग। यानी उस सुबह मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था उसके साथ अजीब व गरीब चीजें होने लगी। अब जो ये लैंडलॉर्ड जो था, उसकी और बीवी, वो सुबह सवेरे उठे और दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गए कि साइंटिस्ट का जो डोर है, दरवाजा है रूम का, वो खुला है, अक्सर वो बंद रहता था। और एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और साइंटिस्ट को बड़ा गुस्सा आता था अगर उसके कमरे में कोई घुस जाता था। अब इनको शायद ये मौका इनके हाथ से चला गया। अब इन्होंने हर जगह ढूंढा, उनको कोई निशान वहां पे नहीं मिला, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, फैसला किया इवन। और इसके साथ साथ जो इस कमरे में जो बेड क्लॉथ थे वो भी सर्द थे। इसका मतलब ये कि साइंटिस्ट ना बहुत देर तक जागा रहा है, और स्ट्रेंजर स्टिल, बट अभी भी ये चीजें ना अजीब गरीब लगती थी। अब तक जो क्लॉथ्स और बैंडेज थे वो भी इस कमरे में नीचे पड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम। अचानक से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था वो कुछ अजीब गरीब उस मॉर्निंग बिहेव करने लगा। और अचानक से क्या हुआ, मिसेस हॉल के कान में कुछ उसके कान के साथ कोई आ गया और स्निफ करने लगा। वो समझो कि जो है जैसे एक कुत्ता स्निफ करता है, सूंघता है, तो वो उसके कान के सामने आ गया। और उसके ठीक बाद क्या हुआ कि एक हैट जो थी, जो बेड पे थी, वो उठ के सीधे मिसेस हॉल के फेस पे जा गिरी। और उसके बाद जो इस बेडरूम की जो चेयर थी वो भी लाइव हो गई, यानी जैसे जिंदा हो गई। अब वो हवा में उठ के सीधे मिसेस हॉल के टांगों पे लगी। और जैसी एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब ये दहशत ज़दा हो गए वो, क्योंकि खौफ ज़दा हो गए, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो रही थी। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चेयर थी, इसने दोनों को इस रूम से पुश करके बाहर फेंक दिया। अब मिसेस हॉल जो है वो सीढ़ियों से गिर गई। हिस्टेरिक्स, यानी जब आपको समझ ना आए, जब आपका दिमाग खो जाए। अब ये मिसेस हॉल कन्विंस्ड थी कि उसका जो घर है, उसके घर में कुछ भूत है, कुछ स्पिरिट्स वगैरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके घर में भूत है। ये मिसेस हॉल का मानना है कि द रूम, या घर कहेंगे या रूम कहेंगे, वो हॉन्टेड है बाय सम स्पिरिट्स, यानी इसमें कोई भूत प्रेत है। अब उसको अब किस पे शक हुआ कि ये जो स्ट्रेंजर आया था यहाँ पे, जो ये साइंटिस्ट था, शायद इसकी वजह से इस घर में जो है भूत प्रेत आ गए। अब वो ये कह रही है मिसेस हॉल कि माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी। मिसेस हॉल कहती है कि मेरी जो बेचारी माँ इस कुर्सी पे बैठती है, अब वो कैसे उठ के जो है मेरे साथ ऐसा अजीब गरीब बर्ताव कर सकती है। तो दिस वाज समथिंग अननोन टू हिम, अननोन टू देम। अब जो ये फीलिंग थी, ये जो हादसा था, ये नेबर्स में फैल गया। अब नेबर्स भी कहने लगे कि शायद इनके घर में जो है विच क्राफ्ट, यानी जादूगरनी, यानी चुड़ैल का कोई साया है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन तब हमें पता चला असल मकसद, असल पर्पस, असल
जो हादसे की जो बुनियाद थी वो तब हमें पता चला जब हमें ये इस चीज का जो है कॉन्सेप्ट मिला कि कैलर्जी मैन के घर में चोरी हुई है। अब द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड इन इट। अब शक पूरा चला गया, ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था इस पे पूरा शक चला गया कि शायद जो चोरी है वो इसी ने की है। अब सस्पिशन यानी शक जो है वो और ज्यादा जो है बढ़ गया। तब बढ़ा जब अचानक से जो है ग्रिफिन ने जो है कैश दिखाया। अभी तक तो उसके पास कैश नहीं था क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरी अभी चेक आने वाली है और वो जो चेक है वो थोड़ी देर में आएगी, फिर मैं आपको कैश दूंगा। अब अचानक से जो है ग्रिफिन ने कैश दिखाया और इस चीज की वजह से जो जो सस्पेक्ट था वो और ज्यादा बढ़ गया, शक और ज्यादा बढ़ गया। अब उसने एडमिट किया था कि उसके पास पैसा नहीं है, अब अचानक से उसके पास पैसा आना ये शक की एक और वजह है। अब जो इस गांव का जो कांस्टेबल था उसको सीक्रेटली इस मिशन पे भेजा गया, लेकिन कांस्टेबल का वेट इन्होंने नहीं किया मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड ने, और वो सीधे साइंटिस्ट के पास चले गए और उससे कहा कि तुम who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। जो साइंटिस्ट ना पता नहीं कहां से आ गया था, अभी तक जो कमरा था वो खाली था लेकिन अब पता नहीं अब कहां से आ गया था। अब मिसेस हॉल उसे कहती है मैं जानना चाहती हूं कि तुम ऊपर मेरे चेयर्स के साथ कर क्या रहे थे। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, उसने डिमांड की। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered the locker room। अब मुझे बताओ कि अभी तक ये कमरा जो था अभी तक ये एम्प्टी था लेकिन अब उसके बाद लॉक हो गया, लॉकर रूम में आप कैसे फिर से घुसे। हाउ यू एंटर्ड अ लॉकर रूम, ये डिमांड कर रही है मिसेस हॉल। अब आगे जाके यहाँ पे आप थोड़े से विजुअल्स देख सकते हैं। इन विजुअल्स में देखे आप, ये जो है ये इनविजिबल मैन है, हेडलेस मैन है, इसी को आगे हम जो है कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो साइंटिस्ट था ये हमेशा, क्योंकि हमने पहले बताया कि क्विक टेम्पर्ड था यानी इसको जल्दी गुस्सा आता था और ये फ्यूरियस हो गया, इसको और ज्यादा ये इसका दिमाग ही खराब हो गया। अब ये कहता है इस मिसेस हॉल से यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, यानी कौन और मैं क्या हूं। उसने चिल्लाया साइंटिस्ट। वेरी वेल आई विल शो यू, चलो मैं आपको दिखाता हूं मैं कौन, ये साइंटिस्ट इसे कहता है। अचानक से क्या हुआ, उसने अपने बैंडेजेस जो है एक के बाद निकाल दिए, उसने अपनी विस्कर्स निकाली, उसने स्पेक्टिकल्स निकाले, उसने फॉल्स नोज जो लगाई थी वो भी निकाली और उसको 1 मिनट भी नहीं लगा अपने आप को इनविजिबल अपने आप को हेडलेस बनाने में। अब जो खौफजदा जो दहशतजदा जो लोग थे उस बार में वो अब हक्का बक्का रह गए, वो देखते रह गए कि उनके पास एक हेडलेस शख्स सामने है यानी जिसका सर नहीं है। हम सबको पता है कि ये सर क्यों गायब है, क्योंकि इसने सिर्फ बॉडी को जो है इनविजिबल किया था, यानी बॉडी के ऊपर जो कपड़ा वगैरह है उसे इनविजिबल नहीं किया था। अब कांस्टेबल मिस्टर जाफर्स आता है। अब वो भी सरप्राइज रहता है क्योंकि उसकी लाइफ में शायद ये पहली बार हुआ है कि उसको एक हेडलेस पर्सन को अरेस्ट करना है। ये शायद समथिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिसे हम अरेस्ट कहेंगे। लेकिन इस चीज ने जाफर्स को प्रिवेंट नहीं किया, बल्कि मैजिस्ट्रेट का वारंट था, उसका ऑर्डर था कि आप पर्सन को अरेस्ट करें चाहे वो सर के साथ या बिना सर के। अब ही वॉज बाउंड टू डू हिज ड्यूटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कुछ रिमार्केबल सीन्स पैदा हो जाते हैं। जैसे ही पुलिसमैन जो है वो कोशिश करता है कि वो इस साइंटिस्ट ग्रिफिन को पकड़ सके, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन था वो आहिस्ता आहिस्ता इनविजिबल होता गया क्योंकि एक के बाद एक वो कपड़ा निकालने लगा। फाइनली आखिरकार जब सारे कपड़े निकाले, एक शर्ट उसमें लगी थी, एक शर्ट निकाली और वो भी हवा में फेंक दी। अब कांस्टेबल ना वो हवा में ऐसी हाथ मार रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है कि मैं अब ग्रिफिन को पकड़ूंगा या पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग दे ट्राई टू हेल्प हिम, उन्होंने उनकी मदद की, लेकिन पता नहीं कहां से मुक्के आ रहे थे, कहां से लाते आ रही थी और वो उनको पड़ रही थी, वो हवा में कहीं ना कहीं से आ रही थी। दे केम फ्रॉम नोवेयर। आखिरकार
जो कांस्टेबल जैफर्स है, ही वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, उसको एक मुक्का पड़ता है और वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसने लास्ट अटेम्प्ट जो एक लास्ट कोशिश की थी इस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की, बट ही वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, एक अजीब गरीब आवाजें आ रही थी, यानी वो आवाजें आ रही थी जो जिसमें नर्वसनेस हो, एक्साइटमेंट हो, क्योंकि चीजें ऐसी थी, एक अनविजिबल जो है इनविजिबल मैन को वो अरेस्ट करने जा रहे थे, और वो चीखें क्या थी कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, ये उतना आसान नहीं था। अब आखिरकार ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से फ्री किया, और किसी को ये पता नहीं था कि हम इस ग्रिफिन को पकड़े तो पकड़े कैसे, हम हाथ रखे तो रखे किस पे। तो ये आज का लेसन था, एन इनविजिबल मैन। उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन समझ आया होगा। आप हमारे साथ जुड़ते रहे जो है विजन बायोलॉजी के साथ। अगर आपको इस लेसन के बारे में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो वैसे मैंने एक सम अप करने की कोशिश की कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, क्योंकि हमारे पास 35 से 40 मिनट होते हैं। इस 40 मिनट में हमें पूरा चैप्टर हमें जो है सम अप करना पड़ता है। उम्मीद है कि आप हमारी जो मुश्किलें हैं उनको अच्छे से समझे होंगे। तो इंशाल्लाह हम फिर से आपके साथ आएंगे 9th क्लास का सेकंड लेसन जो है उसके साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह, थैंक यू सो मच।